13 जनवरी 2006 दोपहर 12:38 पर अर्जेंटीना की कैपिटल ब्यूनोस एरीज में पुलिस कंट्रोल रूम में एक कॉल आता है। कॉल बैंको रियो बैंक से था और कॉल करने वाला शख्स काफी घबराया हुआ था। वो बताता है कि करीब 5 मास रॉबर्स हथियारों के साथ बैंक में घुस चुके हैं और उन्होंने अंदर मौजूद 23 एम्प्लॉयज और कस्टमर्स को हॉस्टेज बना लिया है। ये सुनते ही पुलिस कंट्रोल रूम में हड़कंप मच जाता है। शहर के इतने पॉश इलाके में इस तरह की वारदात पुलिस की इमेज पर एक बड़ा डेंट साबित हो सकती थी। इसलिए पुलिस बिना एक सेकंड गवाए फौरन एक्शन लेती है और कुछ ही मिनटों में जिस सड़क पर खामोशी पसरी हुई थी वहां अचानक सायरन्स की गूंज और पुलिस की गाड़ियों की लाइन लग जाती है। देखते ही देखते करीब 300 पुलिस वाले बैंक को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसमें अर्जेंटीना की सबसे घातक और हाईली ट्रेन्ड मानी जाने वाली फाल्कन टीम भी शामिल थी। वहां पहुंचते ही भारी हथियारों, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और मॉडर्न कम्युनिकेशन इक्विपमेंट से लैस पुलिस और कमांडोज अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। जहां कुछ कमांडोज खामोशी से बैंक की छत पर उतार दिए जाते हैं तो वही आसपास की ऊंची इमारतों पर स्नाइपर्स अपना मोर्चा संभाल लेते हैं और उनकी स्नाइपर राइफल्स सीधे बैंक के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर टिक जाती है। इस हाई प्रोफाइल ड्रामे की खबर जैसे ही न्यूज चैनलों को लगती है वहां चारों तरफ मीडिया की दर्जनों ओबी वैन्स और कैमरों का जाल बिछ जाता है। कुछ ही देर में पूरा अर्जेंटीना अपनी टीवी स्क्रीन से चिपक जाता है। इस तरह कुछ ही मिनटों में एक शांत सड़क पूरी तरह एक टैक्टिकल वॉर जोन में बदल चुकी थी और अब सबकी नजरें उस बैंक पर टिकी थी जिसके अंदर जिंदगी और मौत के बीच की जंग चल रही थी। बैंक के अंदर हर गुजरते सेकंड के साथ हॉस्टेजेस की जान पर खतरा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि लुटेरों ने बंदूक की नोक पर हर हॉस्टेज को जमीन पर लिटा रखा था। एक रॉबर जिसने ग्रे सूट पहन रखा था वो इस बात से काफी गुस्से में आ जाता है कि पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है और किसी भी समय पुलिस उनके ऊपर सरप्राइज अटैक कर सकती है। ऐसे में जब पुलिस की तरफ से एक नेगोशिएटर माइक्रोफोन के जरिए रॉबर से बात करने की कोशिश करता है तो अंदर से वही ग्रे सूट वाला चोर रिस्पॉन्ड करता है। वो अपना नाम वॉल्टर बताता है और गुस्से में चिल्लाते हुए वार्निंग देता है कि छत पर तैनात स्नाइपर्स को तुरंत हटाया जाए, वरना वो एक एक करके सभी हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर देगा। पुलिस के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, क्योंकि कुछ साल पहले एक ऐसी ही हॉस्टेज सिचुएशन में पुलिस फायरिंग में रॉबर्स के साथ साथ हॉस्टेजेस भी मारे गए थे और पूरा मामला नेशनल स्कैंडल बन गया था। उस गलती को दोहराने का जोखिम इस बार कोई नहीं लेना चाहता था। इसके बाद पुलिस उससे लगातार अपील करने लगती है कि वो और उसके साथी हॉस्टेजेस को छोड़ दे और बदले में उनकी जो भी डिमांड होगी वो मान ली जाएगी। वॉल्टर की आवाज में भी अब घबराहट साफ झलक रही थी। वो शुरू में थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन गुडविल दिखाते हुए वो बैंक के एक गार्ड को छोड़ देता है। बाहर आते ही गार्ड अंदर मौजूद रॉबर्स की पूरी स्थिति पुलिस को बता देता है। वो बताता है कि सभी रॉबर्स के पास बंदूकें और बम है, लेकिन वो अब पुलिस को देखकर घबराए हुए हैं। इसके बाद पुलिस के कहने पर रॉबर्स 2 और हॉस्टेजेस को रिलीज कर देते हैं। इससे पुलिस को लगने लगता है कि ये लुटेरे वायलेंट नहीं है और सिचुएशन को पीसफुली रिजॉल्व करना चाहते हैं। धीरे धीरे बातचीत का माहौल ऐसा बनने लगता है जैसे पुलिस के हुजूम को देख रॉबर्स सरेंडर की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी बातों से यही लग रहा था कि शायद उन्होंने ये रॉबरी करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। पुलिस को यकीन होने लगता है कि अब पूरी सिचुएशन उनके कंट्रोल में है और बस कुछ ही देर में वो रॉबर्स को गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन तभी उन रॉबर्स की तरफ से एक ऐसी मांग की जाती है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। वो पुलिस से कहते हैं कि उनके और हॉस्टेजेस के लिए बैंक के अंदर कुछ पिज्जाज और सॉफ्ट ड्रिंक्स भेजी जाए और तब तक वो सरेंडर की शर्तों पर विचार कर लेंगे। ये मांग बड़ी अजीब थी, क्योंकि चारों तरफ से हथियारों से लैस 300 से ज्यादा पुलिस कर्मियों से घिरे रॉबर्स भला पिज्जा खाने के बारे में कैसे सोच सकते थे। लेकिन पुलिस उनकी डिमांड मान लेती है और करीब 30-40 मिनट में उनके लिए पिज्जा अंदर भिजवा दिए जाते हैं। अब हाल ये था कि बाहर पुलिस बंदूकें ताने खड़ी थी और अंदर रॉबर्स और हॉस्टेजेस पिज्जा खा रहे थे। इतना ही नहीं, एक वक्त पर रॉबर्स एक बैंक एम्प्लॉय के लिए हैप्पी बर्थडे तक गाते हैं। इस बिहेवियर से पुलिस को यकीन हो जाता है कि ये कोई खतरनाक चोर नहीं बल्कि भटके हुए लोग हैं जो जल्द ही सरेंडर कर देंगे। पुलिस अब काफी हद तक रिलैक्स थी और उन्हें बस रॉबर्ट्स के सरेंडर करने और हॉस्टेजेस को रिलीज किए जाने का इंतजार था। लेकिन इसके बाद रॉबर्ट्स की तरफ से अचानक कोई जवाब आना बंद हो जाता है। पुलिस
बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन करीब 3 घंटे तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अब दोपहर शाम में बदल चुकी थी और पुलिस की चिंता बढ़ने लगी थी। उन्हें डर था कि कहीं लुटेरों ने हताशा में आकर हॉस्टेजेस को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। दूसरी तरफ मीडिया इस पूरे ऑपरेशन को लाइव दिखा रहा था और पूरे देश की नजरें इस जगह टिकी हुई थी। बढ़ते प्रेशर के बीच शाम 7 बजे भारी हथियारों से लैस स्पेशल फोर्सेस की टीम एक जोरदार धमाके के साथ बैंक के भीतर धावा बोल देती है। उन्हें उम्मीद थी कि अंदर गोलियां चलेंगी या लुटेरे सरेंडर करेंगे, लेकिन जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, वहां का नजारा देखकर ऑफिसर्स के भी होश उड़ गए। जिस बैंक को सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने बाहर से घेर रखा था, वहां अब लुटेरों का नामो निशान तक नहीं था। सभी हॉस्टेजेस एकदम सही सलामत थे और उन्हें खरोच तक नहीं आई थी, लेकिन चोरों का कोई अता पता नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें जमीन खा गई हो या आसमान निकल गया हो। हॉस्टेजेस को सुरक्षित बाहर निकालने के बाद पुलिस की पूरी टीम और डिटेक्टिव्स की एक स्पेशल यूनिट बैंक के चप्पे चप्पे की तलाशी में जुट जाती है। डिटेक्टिव्स सभी फ्लोर्स की तलाशी ले लेते हैं, लेकिन वहां से एक भी रुपया गायब नहीं था और ना किसी तरह के संघर्ष के निशान नजर आ रहे थे। ऐसे में सवाल ये था कि अगर ये लुटेरे यहां से कुछ लूट कर नहीं ले गए और ना ही किसी हॉस्टेज को कोई नुकसान पहुंचाया, तो वो यहां क्या करने आए थे? इसका जवाब जल्दी ही मिलने वाला था। जब डिटेक्टिव्स तलाशी लेते हुए बैंक के बेसमेंट तक पहुंचे, तो वहां जो कुछ दिखा उसने पूरी टीम को सन्न कर दिया। वहां की दीवारों पर मजबूत स्टील के सैकड़ों सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस लगे हुए थे, जिन्हें किसी एक्सपर्ट की तरह बड़ी ही सफाई से निशाना बनाया गया था। बैंक की इन तिजोरियों में रईस और वीआईपी लोगों की पुश्तैनी दौलत और बेशुमार खजाना भरा हुआ था। लुटेरों ने 400 में से 143 तिजोरियों को पूरी तरह खाली कर दिया था और वहां से लगभग $20 मिलियन की संपत्ति लेकर बड़ी चालाकी से रफू चक्कर हो चुके थे। ये देख पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन असली शौक उन्हें तब लगता है जब वहां से पुलिस को फर्श पर सलीके से रखी हुई टॉय गन्स मिली। ये देखकर पुलिस अधिकारी शर्मिंदा थे कि जिस गिरोह ने घंटों तक पूरी सरकार और सुरक्षा तंत्र को नचाया, उनके पास असली हथियार तक नहीं थे। वहां पर बम पड़े हुए थे, लेकिन वो भी नकली थे। वहां उन शातिर लुटेरों ने एक हैंड रिटन मैसेज भी छोड़ा था, जिसमें उन्होंने लिखा था, इन अ नेबरहुड ऑफ रिच पीपल विदाउट वेपन्स और ग्रजेस, इट्स जस्ट मनी नॉट लव। पुलिस को अब यह समझ आ चुका था कि उनके साथ एक बहुत बड़ा माइंड गेम खेला गया था। उन शातिर चोरों का मकसद खून बहाना कभी था ही नहीं, बल्कि उनका पूरा प्लान पुलिस को एक ऐसी उलझन और माइंड गेम में उलझाए रखना था जिससे उन्हें चोरी करने और वहां से एक सीक्रेट रास्ते से भागने का समय मिल सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही था कि आखिर वो गए तो गए कहां? बैंक के हर दरवाजे पर पुलिस तैनात थी, चारों तरफ से घेराबंदी थी, फिर भी वो ऐसे कैसे गायब हो गए? इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए जब डिटेक्टिव ने बेसमेंट की गहराई से जांच शुरू की, तो उन्हें ऐसा नजारा दिखाई देता है जिससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जहां सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस रखे हुए थे, वहां की पिछली दीवार में एक बड़ा सा होल बना हुआ था जो सीधे नीचे एक नाले की तरफ जाता था और उस नाले का रास्ता बैंक के पास की मेन सड़क तक खुलता था। अब पुलिस को समझ आ चुका था कि जब ऊपर कुछ रॉबर्स हॉस्टेजेस को नकली बंदूकों के दम पर पकड़कर पुलिस का समय बातों में और पिज्जा मंगवाने में बर्बाद कर रहे थे, तब उसी दौरान नीचे उनकी दूसरी टीम आराम से बैंक लॉकर्स खाली कर रही थी और फिर उसी सीक्रेट टनल के जरिए बाहर निकल गई। ये देखकर पुलिस, कमांडोज और डिटेक्टिव्स बस एक दूसरे को देखते रह गए। ये सदी की सबसे बड़ी और सबसे शातिर चोरी थी, जहां पुलिस बाहर खड़ी रह गई और चोर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए $20 मिलियन का माल लेकर फरार हो गए। इस हैरत अंगेज डकैती के बाद अर्जेंटीना की पुलिस और प्रशासन की साख दांव पर लग चुकी थी, लेकिन इस मामले में शुरू से ही पुलिस के हाथ खाली थे। उनके पास ना तो कोई चेहरा था, ना कोई पहचान थी, क्योंकि लुटेरों ने पूरी डकैती के दौरान चेहरों पर मास्क पहन रखे थे। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल्स इकट्ठा करने शुरू किए, लेकिन यहाँ भी रॉबर्स ने बड़ी चालाकी दिखाई थी। उन्होंने ब्यूटी पार्लर से लाए गए नकली बाल पूरे बैंक में बिखेर दिए थे ताकि डीएनए सैंपल्स मिक्स हो जाए और जांच और उलझ जाए। पुलिस ने बैंक और उसके आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले, लेकिन लुटेरों ने इतनी सफाई से काम किया था कि उनकी पहचान करना नामुमकिन लग रहा था। इसी दौरान पुलिस को एक महत्वपूर्ण लीड मिली जब सीवर लाइन में उन्हें एक छोटी रबर की नाव मिली, जिसे लुटेरे शायद हड़बड़ी में छोड़ गए थे। उस नाव पर एक खास स्टोर का मार्क था, जिससे पुलिस को लगा कि शायद वे खरीदार तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि खरीदारी कैश में की गई थी। एक तरफ जहां हर तरफ पुलिस
पुलिस इन रॉबर्स को ढूंढने की कोशिश में जुटी थी, वहीं दूसरी तरफ अर्जेंटीना के टीवी चैनल्स पर चल रहे टॉक शोज में एक अजीब सी बहस छिड़ गई थी। कुछ लोग इस डकैती की निंदा कर रहे थे तो कुछ इन चोरों को जीनियस मानकर उनके फैन हो चुके थे। रेडियो शोज पर कॉल्स की बाढ़ आ गई और ताज्जुब की बात यह थी कि ज्यादातर लोग इन चोरों के सपोर्ट में बोल रहे थे। एक कॉलर ने तो यहां तक कह दिया कि उन्होंने बिना किसी की जान लिए अमीरों को लूटा है और वो हमारे लिए हीरोज है। देखते ही देखते टॉय गन्स इस रॉबरी का सिंबल बन गई। अखबारों में ऐसी तस्वीरें छपी जहां फॉरेंसिक टीमें सबूत के तौर पर बच्चों की प्लास्टिक पिस्तौलें थैलियों में भर रही थी। पुलिस के ऊपर दबाव इतना बढ़ गया कि उन्होंने अर्जेंटीना के इतिहास का सबसे बड़ा मैनहंट शुरू कर दिया। लेकिन दिन हफ्तों में बदल गए मगर पुलिस को ना तो चोर मिले और ना ही उनका कोई सुराग मिल सका। इन चोरों की चालाकी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब शाम 7 बजे पुलिस ने बैंक के अंदर धावा बोला था, तब तक वो लोग न सिर्फ चोरी को अंजाम देकर निकल चुके थे बल्कि अपने ठिकाने पर बैठकर उसी ऑपरेशन को लाइव टीवी पर देख रहे थे। लेकिन आखिर इतनी सटीक प्लानिंग के साथ इस रॉबरी को अंजाम कैसे दिया गया? असल में इस हाइस्ट का मास्टरमाइंड कोई आम क्रिमिनल नहीं बल्कि एक आर्टिस्ट फर्नांडो अराउजो था। फर्नांडो काफी क्रिएटिव और शार्प माइंडेड था, लेकिन उसका दिमाग अक्सर इल्लीगल एक्टिविटीज की तरफ दौड़ता था। उसके मन में चोरी और डकैती के ख्याल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह आते थे। पहली बार फर्नांडो के दिमाग में एक ख्याल 1999 की रमालो हाइस्ट के फेल होने के बाद आया था, जहां पुलिस की अंधाधुंध फायरिंग में मासूम लोग मारे गए थे। उसने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी डकैती की जाए जिसमें रत्ती भर भी वायलेंस ना हो। वो अपने इस काम को अंजाम देने के लिए इतना एक्साइटेड था कि भले ही ये चोरी उसने 2006 में की, लेकिन इसकी तैयारी उसने 3 साल पहले 2003 में ही शुरू कर दी थी। चोरी के लिए उसने बैंको रियो को चुना, जहां शहर के रईसों का पैसा और सोना रखा जाता था। इसके बाद उसने बैंको रियो के पास एक घर किराए पर लिया और बैंक से कुछ दूरी पर नीचे मौजूद सीवर टनल को एक्सप्लोर करने लगा। वो जानता था कि इतना बड़ा और पेचीदा काम वो अकेला नहीं कर सकता। इस मिशन को अंजाम देने के लिए उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके और जिसके पास कमाल की टेक्निकल स्किल्स हो। तभी उसे अपने एक पुराने स्कूल के दोस्त सेबेस्टियन गार्सिया बोल्स्टर का ख्याल आया। सेबेस्टियन एक स्किल्ड मैकेनिक था जो मशीन्स के साथ कमाल का खेल जानता था। एक दिन फर्नांडो अराउजो ने उससे कहा, दोस्त कैसा हो अगर हम एक बैंक लूटे और फिर वहां से ऐसे गायब हो जाए कि पुलिस को कानों कान खबर तक ना हो। फर्नांडो की यह बात सुनकर सेबेस्टियन हैरान रह गया, लेकिन उसे लगा कि वो शायद नशे में ऐसी हवाई बातें कर रहा है। देखा जाए तो ये दोनों बचपन के दोस्त होने के बावजूद एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। फर्नांडो जहां एक फ्री स्पिरिट कलाकार था और हमेशा अजीबोगरीब कामों में लगा रहता था, वहीं सेबेस्टियन एक फैमिली मैन था जो कायदे कानून से अपनी जिंदगी जीता था। लेकिन फर्नांडो अच्छी तरह जानता था कि सेबेस्टियन इस पूरे मिशन की बैकबोन साबित हो सकता है, इसलिए फर्नांडो ने उसे धीरे धीरे इस मिशन के लिए इमोशनली और लॉजिकली घेरना शुरू किया। उस वक्त फर्नांडो अराउजो एक बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप से गुजर रहा था। अपने अकेलेपन से बचने के लिए उसने अपने लॉफ्ट की खिड़कियों को काले पेंट से पूरी तरह कवर कर दिया था ताकि उसे दिन और रात का फर्क महसूस ना हो और वह बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट सके। वह वहां हाई ग्रेड मैरिजुआना उगाता था और अपना सारा समय नशा करते हुए बैंक डकैतियों पर बनी फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज देखने में बिताता था। वो घंटों तक इस बात की बारीकी से स्टडी करता था कि पिछले लुटेरों ने कहां-कहां गलतियां की ताकि वह अपनी डकैती को एक परफेक्ट हाइस्ट के रूप में डिजाइन कर सके। उसे उम्मीद थी कि दोस्त को ऐसी हालत में देखकर जरूर सेबेस्टियन उसकी मदद के लिए तैयार हो जाएगा। फर्नांडो के पास सेबेस्टियन को मनाने के लिए एक और मजबूत वजह थी। उस समय अर्जेंटीना में कोरालितो नाम का एक भयानक बैंकिंग संकट आया था, जिसमें लोगों को अपने ही बैंक अकाउंट से पैसे निकालने पर रोक लगा दी गई थी। लाखों लोगों की सेविंग्स बैंकों में फंस गई थी और आम जनता का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। सेबेस्टियन भी इस क्राइसिस का शिकार हुआ था। उसके परिवार ने अपनी जमा पूंजी खो दी थी और उसके अंदर बैंकों के खिलाफ गहरा गुस्सा था। फर्नांडो ने उसी गुस्से को इस्तेमाल किया और उसे यकीन दिलाया कि ये रॉबरी सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि सिस्टम से बदला लेने का तरीका भी होगी। जब उसे ये भरोसा मिला कि इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और असली हथियार तक इस्तेमाल नहीं होंगे, तो सेबेस्टियन इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो गया।
इसके बाद शुरू हुई एक ऐसी प्लानिंग जिसने इस रॉबरी को हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी बना दिया। करीब 2 साल तक फर्नांडो ने हर छोटी बड़ी चीज पर काम किया। सबसे पहले उसने बैंक के स्ट्रक्चर को बारीकी से समझा, सीवर लाइंस के सीक्रेट मैप्स हासिल किए और एक 15 मीटर लंबी टनल बनाने का प्लान तैयार किया जो बैंक के वॉल्ट को सीधे स्टॉर्म ड्रेन सिस्टम से जोड़ती थी। पूरे ऑपरेशन को 2 हिस्सों में बांटा गया था। प्लान ये था कि पहली टीम मेन गेट से बैंक में घुसेगी, एम्प्लॉयज और कस्टमर्स को हॉस्टेजेस बनाएगी और पुलिस को नेगोशिएशन में उलझाए रखेगी ताकि सबका ध्यान सिर्फ उन्हीं पर टिका रहे। वही दूसरी टीम नीचे सीवर लाइन के रास्ते उस टनल के जरिए बैंक के बेसमेंट वॉल्ट तक पहुंचेगी और असली चोरी को अंजाम देगी। प्लान था कि काम पूरा होते ही सभी रॉबर्स उसी टनल के रास्ते बाहर निकल जाएंगे, जबकि पुलिस ऊपर मेन गेट पर यही समझती रहेगी कि चोर अब भी अंदर ही है। इस प्लान को परफेक्ट बनाने के लिए फर्नांडो ने बैंक के अंदर और बाहर महीनों तक रेकी की। मैनेजर से लेकर गार्ड्स तक हर एम्प्लॉय की रूटीन, बिहेवियर और साइकोलॉजी को समझा गया ताकि हॉस्टेज सिचुएशन में उनके रिएक्शन का पहले से अंदाजा लगाया जा सके। यहाँ तक कि उन लोगों ने टॉय गन्स में वेट डालकर उन्हें असली हथियार जैसा बना दिया ताकि किसी को शक तक ना हो। हर डिटेल इतनी बारीकी से तैयार की गई थी कि यह सिर्फ एक रॉबरी नहीं बल्कि एक परफेक्टली एग्जीक्यूटेड ब्लूप्रिंट बनने वाला था। लेकिन इतने बड़े मिशन के लिए सिर्फ 2 लोग काफी नहीं थे। फर्नांडो को कुछ ऐसे मंजे हुए खिलाड़ियों की तलाश थी जो प्रेशर में भी शांत रह सके। इसलिए वो कुछ कॉन्टैक्ट्स के जरिए रूबेन बेटो डे ला टोरे और डॉग से मिला। बेटो और डॉग को इस तरह की चोरियों में महारत हासिल थी। ये दोनों 80 और 90 के दशक के मशहूर सुपर बांदा गैंग के मेंबर रह चुके थे। इसके बाद प्लानिंग में एंट्री हुई लुइस मारियो विटेट सेलानेस की, जिसे इस काम के लिए खास तौर पर चुना गया था। विटेट एक शातिर चोर होने के साथ साथ एक्टिंग का बहुत शौकीन था। विटेट ही आगे वॉल्टर बनकर पुलिस को बातचीत में उलझाने वाला था। इसके अलावा इन लोगों के साथ जूलियन ज़ालोचेवेरिया नाम का एक ड्राइवर भी शामिल था जो चोरी के बाद इन लोगों की भागने में मदद करने वाला था। चूंकि सीवर लाइन का मुंह सीधे मेन सड़क पर खुलता था, इसलिए अगर वो वहीं से बाहर निकलते तो पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा था। इसी जोखिम को खत्म करने के लिए उन्होंने एक और चालाकी भरा प्लान बनाया। उन्होंने अपनी वैन के नीचे एक होल कर दिया और तय किया कि भागते वक्त जूलियन उस वैन को ठीक सीवर के ढक्कन के ऊपर खड़ा करेगा ताकि सभी रॉबर्स सीवर से निकलकर सीधे वैन के अंदर आ जाए और बिना किसी की नजर में आए वहां से फरार हो सके। अब प्लान तो तैयार था, लेकिन सबसे जरूरी काम अब 15 मीटर लंबी टनल बनाने का था जो बैंक और सीवर लाइंस को जोड़ सके। लेकिन उस टनल को तैयार करना इस मिशन का सबसे मुश्किल हिस्सा था, क्योंकि कुल्हाड़ी से छोटा सा छेद करने में भी घंटा भर लग रहा था। ऐसे में टनल खोदने के लिए 220 वॉट का एक जनरेटर और इलेक्ट्रोन्यूमैटिक ड्रिल का इस्तेमाल किया गया। लगभग 1 साल तक वो लोग रोज रात को सीवर के गंदे और बदबूदार पानी में उतरते और मशीनों और हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल करके सुरंग को खोदने की कोशिश करते। लेकिन बीच बीच में उनका प्लान ठप होने की कगार पर पहुंच गया। सीवर में अक्सर पानी का लेवल बढ़ जाता था, जिससे काम रुक जाता था। इस समस्या को दूर करने के लिए उन्होंने सीवर के भीतर एक छोटा डैम बनाया ताकि पानी के बहाव को कंट्रोल किया जा सके। उन्हें इसमें छोटी इन्फ्लेटेबल बोट्स का इस्तेमाल करना था, जिससे चोरी का माल बैंक से बाहर लाया जा सके। इस तरह काफी ज्यादा मेहनत के बाद ये लोग बैंक के बेसमेंट की दीवार तक पहुंचने में कामयाब रहे, जहां सेफ लॉकर्स रखे हुए थे। लंबी तैयारी के बाद आखिरकार 13 जनवरी 2006 का दिन इस रॉबरी के लिए चुना गया। उस दिन सुबह करीब 10 बजे ब्यूनोस एरीज में मौजूद बैंको रियो खुला और रोज की तरह कस्टमर्स की भीड़ जमा होने लगी। कुछ देर बाद फर्नांडो अपने 3 साथियों के साथ फ्रंट गेट से अंदर दाखिल हुआ, जबकि मुख्य इंजीनियर सेबास्टियन नीचे टनल में सिग्नल का इंतजार कर रहा था। बाहर सड़क पर जूलियन ज़ालोचेवेरिया अपनी वैन में बैठा पूरे ऑपरेशन पर नजर रख रहा था। दोपहर करीब 12:30 बजे प्लान का पहला हिस्सा शुरू हुआ। रॉबर्स ने नकली हथियारों के दम पर बैंक में मौजूद 23 एम्प्लॉयज और कस्टमर्स को हॉस्टेज बना लिया और विटेट ग्रे सूट में वॉल्टर बनकर पुलिस को अपनी बातों के जाल में उलझाने लगा। जैसे ही ऊपर से सिग्नल मिला, सेबास्टियन टनल के रास्ते बैंक के बेसमेंट की दीवार तोड़कर वॉल्ट में घुस गया। सेबास्टियन और फर्नांडो ने इलेक्ट्रोन्यूमैटिक ड्रिल्स और हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से एक-एक करके 143 सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस तोड़ दिए। इसके बाद सोने के बिस्कुट, हीरे के गहने, कैश और करोड़ों की संपत्ति को बोरों में भरकर इन्फ्लेटेबल रबर बोट्स में लोड किया गया। ऊपर पिज्जा पार्टी, नेगोशिएशन और मीडिया की कवरेज के बीच पुलिस को लग रहा था कि वो रॉबर्स को थका रहे हैं, लेकिन असल में वो खुद एक जाल में फंस चुके थे। शाम करीब 4 बजे तक नीचे का पूरा काम खत्म हो चुका था। इसके बाद चोर टनल के रास्ते करीब 10 ब्लॉक्स दूर एक मैनहोल तक पहुंचे, जहां जूलियन अपनी वैन के साथ इंतजार कर रहा था और सभी
लूट का माल लेकर वहां से फरार हो गए। यानी इसके बाद करीब 3 घंटे तक हॉस्टेजेस बेवजह अंदर पड़े रहे और पुलिस बाहर इंतजार करती रही, इस भ्रम में कि रॉबर्स अभी भी बैंक के अंदर है। शाम 7 बजे जब पुलिस ने धमाके के साथ बैंक के अंदर एंट्री ली तो उन्हें वहां सिर्फ डरे हुए हॉस्टेजेस मिले। लुटेरे, उनका खजाना और उनके असली चेहरे सब कुछ गायब हो चुका था। पुलिस के नाक के नीचे से $20 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति लूट ली गई थी और अर्जेंटीना के इतिहास की सबसे बड़ी नॉन वायलेंट रॉबरी को अंजाम दे दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने उन चोरों को पकड़ने में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन चोर हाथ नहीं आ सके। कई हफ्तों तक सैकड़ों विटनेसेस और हजारों घंटे के सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया गया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि अर्जेंटीना की सबसे बड़ी चोरी करने वाले वो चोर कभी नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी जुर्म तब तक परफेक्ट होता है जब तक उसमें जज्बात शामिल ना हो। वो चोर पुलिस से तो बच निकले, लेकिन वो अपनों के धोखे से नहीं बच पाए। एक दिन एक महिला पुलिस के पास पहुंचती है और बताती है कि वो बैंको रियो हाइस के बारे में जानती है। पुलिस को पहले तो यकीन ही नहीं होता कि जिन रॉबर्स की तलाश में उन्होंने दिन रात एक कर दिए और कहीं से उन्हें कोई सुराग नहीं मिल सका, तो उनके बारे में इस महिला को कैसे कुछ पता होगा। लेकिन उस महिला ने सबूत के तौर पर पुलिस वालों को एक ज्वेलरी दी जो चोरी हुए 143 सेफ डिपॉजिट्स में से थी। कमाल की बात यह थी, ये महिला कोई और नहीं बल्कि इस डकैती के मुख्य किरदारों में से एक रूबेन बेटो डे ला टोरे की पत्नी एलिशिया दी तुलियो थी। दरअसल डकैती के बाद जब बेटो को करोड़ों का हिस्सा मिला तो उसने अपनी पत्नी को धोखा देकर अपनी एक यंग एंड ब्यूटीफुल प्रेमिका के साथ भागने की तैयारी कर ली थी। इसलिए जब उसकी पत्नी को इस बात का पता चला तो उसने गुस्से में पुलिस के आगे वो सब उगल दिया जो उसे पता था। बस फिर क्या था, इसके बाद पुलिस ने पहले उसके पति बेटो को पकड़ा और फिर उसकी मदद से फर्नांडो अराउजो और बाकी चोरों को भी दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद जब मामला कोर्ट में गया तो अर्जेंटीना के लीगल सिस्टम के सामने एक अजीब स्थिति खड़ी हो गई। प्रोसिक्यूशन इसे एक बड़ा और खतरनाक अपराध साबित करना चाहता था, लेकिन डिफेंस ने पूरा खेल पलट दिया। उन्होंने कोर्ट में साबित कर दिया कि रॉबरी में इस्तेमाल हुई सभी गन्स नकली थी और किसी भी हॉस्टेज को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। अर्जेंटीना के कानून के अनुसार बिना असली हथियार के इसे आर्म्ड रॉबरी नहीं माना जा सकता था। इसी एक दलील ने चोरों की सजा को काफी हल्का कर दिया। फरवरी 2010 में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। मास्टरमाइंड फर्नांडो अराउजो को 14 साल, सेबेस्टियन बॉल्स्टर को 9 साल और पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड के चलते बेटो को 15 साल की सजा मिली, जबकि वितेट को भी लंबी जेल हुई। लेकिन इन सभी के अच्छे बिहेवियर की वजह से उन्हें सजा पूरी होने से काफी पहले ही रिहा कर दिया गया। हैरानी की बात यह थी कि इन लुटेरों को जनता का एक बड़ा वर्ग अपराधी नहीं बल्कि हीरोज की तरह देखता था, क्योंकि उन्होंने बिना खून बहाए एक अमीर बैंक को लूटा था। इस हैरत अंगेज डकैती पर कई फेमस बुक्स, मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी है। रिहा होने के बाद फर्नांडो अराउजो तो खुद फिल्मी लाइन में उतर गया। 2020 में रिलीज हुई मशहूर फिल्म द हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी खुद फर्नांडो अराउजो ने लिखी है। इसके अलावा 2022 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री बैंक रॉबर्स द लास्ट ग्रेट हाइस्ट और रोडोल्फो पैलासियोस की चर्चित किताब सिन आर्मास नी रेनकोर्स इसी रॉबरी से इंस्पायर्ड है। यहाँ तक कि कुछ लोग तो मनी हाइस्ट जैसे वर्ल्ड वाइड फेमस सीरीज को भी इसी रॉबरी से इंस्पायर्ड मानते हैं और सीरीज के